हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 किया या नहीं किया? झूठ? चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। पता है चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। पूरे चैप्टर में एक ही कहानी थी, क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो और इंड्यूस करंट पैदा करो। कॉइल के पास याद है मैग्नेट लाते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था तो इंड्यूस करंट पैदा होता था। और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वगैरह निकालने के लिए हम लोगों ने लेंज लॉ पढ़ा था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा था। पता है कि ना पता? पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन। तो भैया लेंज लॉ काय के लिए यूज करते थे? हाँ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग उसे यूज करते थे, राइट। लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली जाती थी। तो वो कह रहा है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन। अच्छा, वो तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि लेंज लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता था। याद आ रहा है सीन? मैग्नेट को कॉइल के पास लाते थे, है ना, तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती थी। याद आ रहा है सीन? देखो इधर, वहां पर मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने ये बताया था कि जैसे ये कॉइल है, राइट, और ये जो कॉइल है यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है अभी वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी भी कोई करंट बह नहीं रहा है। अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब मैग्नेट को अपन ऐसे लाते थे तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब हम इधर लाते हैं तो हमें मालूम है, इतना तो हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होता है, राइट। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई जब हम इसे इधर लाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण वो पैदा हुआ है। नॉर्थ पोल को इधर लाने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद इसका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए वो यहाँ पर क्या क्रिएट कर देता है? नॉर्थ पोल क्रिएट कर देता है। नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये इसे इधर फेंकेगा। पर मैं चाह रहा हूँ ये और पास आए, इंड्यूस करंट और ज्यादा पैदा हो, तो मुझे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ता है इसको और क्लोज लाने में। और वही वर्क डन, वही मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है वही वर्क है, तो वही वर्क डन, वही मैकेनिकल एनर्जी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ऑब्टेन होती है। यानी यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी कंजर्व रहती है, बस केवल मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सीन क्लियर है ना? नहीं पता तो अच्छे से नोट्सों को पढ़ो। थियोरिटिकल पार्ट ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, ओटीज कैसे बनाएंगे आप लोग, है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एडी करंट्स आर यूज्ड इन। एडी करंट भैया वैसे तो इस बार का जो कंटेंट आया है उसमें आपको एडी करंट सिलेबस से हट गया है ना, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे सिलेबस में है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे सिलेबस में है, तो आपको याद होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखते थे और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एल्यूमिनियम फ्रेम लगाते थे। एल्यूमिनियम फ्रेम जो होता है वो एक मेटालिक पीस होता है, और जब वो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में घूमता है तो उस मेटालिक पीस से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होते हैं, एडी करंट पैदा होते हैं। और वो एडी करंट जो होते हैं वो मोशन का अपोज करते हैं, जिसकी वजह से कॉइल, घूमती हुई कॉइल थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्योंकि एडी करंट मोशन का अपोज करेंगे, और कोई भी चीज अगर मोशन का अपोज करेगी तो वो रुकेगी, राइट। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए हम लोग एडी करंट्स का यूज करते हैं, राइट। तो वो कह रहा है एडी करंट्स आर यूज्ड इन, तो भैया इन मेकिंग अ गैल्वेनोमीटर डेड बीट। क्लियर? इन मेकिंग ए गैल्वेनोमीटर डेड बीट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मेरे ख्याल से काफी बार आ चुका है हमारे सामने। हाँ भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर। मेरे ख्याल से पिछले चैप्टर के ओटीज वगैरह में भी कहीं आया था ये, खैर जैसा भी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है बच्चों क्या होता है? वेबर। तो राइट आंसर वुड बी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। फैराडे सेकंड लॉ भैया, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यस और नो? या E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, है ना। चलिए देखते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये दिया हुआ है ना हमारे, ठीक है ना।
तो बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का पट्टा डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? डायमेंशनल फॉर्मूला काहे का? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो दुनिया का कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो म्यूचुअल इंडक्टेंस का, राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो भैया हमने बचपन में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो φs इज इक्वल टू MIP। बोलो भैया याद है कि नहीं है? अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो IP को नीचे ले आऊंगा तो M बराबर हमारा हो जाएगा φs अपॉन IP। फाई क्या है यहां पर? BA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। IP करंट है तो ये मैंने करंट लिख दिया। आगे देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पढ़ा था अगर आपको याद हो तो न्यूटन की अम्मा, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया। एक एरिया होता है, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। आई यहां पर करंट है, IP इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, राइट, ये करंट है, तो करंट को हम लोग क्या में नापते हैं? एम्पियर में, तो ये मैंने रख दिया एम्पियर। तो भैया मीटर से तो ये आपका स्क्वायर कट गया, राइट गाइस। अब चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं MLT-2, क्लियर। अब बता दी मीटर, मीटर लेंथ होता है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, और यही एम्पियर स्क्वायर ऊपर ले जाऊंगा तो ए की पावर -2। आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली ये हो जाएगा M, L पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां भी L पे पावर कुछ नहीं है तो 1। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो L की पावर 1, L की पावर 1 हो जाएगा L की पावर 2, T-2 और A -2। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है। आई थिंक दिस इज मैचिंग, ML2 T-2 A -2। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग, पहला फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग के सामने जो है, द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज द चेंज इन। शुरुआत में ही बोला था, इस पूरे चैप्टर में ही कहानी एक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो और इंड्यूस करंट पैदा करो। तो इंड्यूस करंट पैदा होने का कारण क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वही तो पूछ रहा है, द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इन म्यूचुअल इंडक्शन द इंड्यूस करंट डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द मेन करंट। इसको समझे, इसको समझना क्या है, मीन कौन से देखिएगा। आपने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते थे हम लोग, तो सेल्फ इंडक्शन में ये प्राइमरी कॉइल थी, यहां पर आप करंट फ्लो करते थे, राइट। जब आप यहां पर करंट फ्लो करते थे तो होता क्या था, करंट की वैल्यू में जब आप चेंज करेंगे तो इसी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट पैदा होता था। ये तो मेन करंट है जो बैटरी से फ्लो हो रहा है, अब इस करंट की वैल्यू में चेंज करने से इसी में इंड्यूस करंट पैदा होता था, तो ये इंड्यूस करंट मेन करंट को इफेक्ट करता था। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट की वैल्यू में चेंज करते थे, तो उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा होता था। तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है वो दूसरी कॉइल में हो रहा है, पहली कॉइल में नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट था वो इस मेन करंट को इफेक्ट नहीं करेगा। सीन क्लियर है? यानी म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट चूंकि दूसरी कॉइल में पैदा होता है, तो इस वजह से वो प्राइमरी कॉइल के मेन करंट को इफेक्ट नहीं करेगा। और सेल्फ इंडक्शन में चूंकि इंड्यूस करंट उसी कॉइल में पैदा होता है जिसमें मेन करंट बह रहा है, तो वो इंड्यूस करंट मेन करंट को इफेक्ट करेगा, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन है, इन म्यूचुअल इंडक्शन द इंड्यूस करंट डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द मेन करंट, वो मेन करंट को इफेक्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारे सामने, when current flowing in an electric circuit is changed and EMF is induced in the other circuit, this is called, हाँ भैया जब मैं ही बताऊं, म्यूचुअल इंडक्शन है ना। Whenever there is a change in current in the primary coil, then an induced EMF is produced in the secondary coil, which is placed nearby the first coil. This phenomena is called mutual induction. तो वही definition लिखा है, when current flowing in an electric circuit is changed and EMF is induced in the other circuit, है ना।
अदर सर्किट से मतलब उसका यहाँ सेकेंडरी कॉइल से है, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस इज। आइडियल इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस पूछ रहा है पट्टा। आइडियल इंडक्टेंस ऐसे होते थे, कॉइलों का ही तो इंडक्टेंस होता है। अब इस इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। रेजिस्टेंस क्या पूछ रहा है पट्टा? रेजिस्टेंस। याद होगा अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया था, सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को। सोचो सोचो क्या कहते हैं सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को, याद आ रहा है? चॉइस दे रहा हूं, रिएक्टेंस या इंपीडेंस? हाँ, रिएक्टेंस। क्लियर? सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। अब अगर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC कहते थे, जिसका फॉर्मूला था XC बराबर 1/ωc, राइट। और इंडक्टेंस अकेले सिंगल कंपोनेंट इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस चाहिए तो इसे हम लिखते थे XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद आ रहा है इसे? और अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने, XL बराबर ω/L। फिर ओमेगा की जगह आप 2πf रखते थे, तो ओमेगा की जगह 2πf रख दिया, याद आ रहा होगा, टॉप ऑफ L। क्लियर? तो XL बराबर 2πf है। तो उसने मुझसे पूछा है द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस है। आइडियल इंडक्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो भैया हमने पढ़ा था डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए हम लोग बोलते हैं द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस इज 0। सीन क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू एडी करंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ। भैया एडी करंट के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती है ना? ये मैंने आपको ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी लॉसेस थे उसमें बताया था। एडी करंट चूंकि मोशन का अपोज करते हैं, कोई भी चीज अगर मोशन का अपोज करेगी तो उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गई है। नहीं यही बात समझ, कोई भी चीज जो मोशन का अपोज करेगी तो उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रही है। ये मैं घूसा दे रहा हूँ, क्लियर? ये घूसा दे रहा हूँ, और मान चलो मैंने अपने ही मुंह में घूसा दिया तो मेरा जो मुंह है वो घूसे का अपोज कर रहा है। तो चूंकि मेरा मुंह घूसे का अपोज कर रहा है, इस वजह से वो मेरा मुंह कैसा हो जाएगा? गर्म, घूसा मारने पे, है ना? क्योंकि वो मोशन का अपोज कर रहा है। चूंकि एडी करंट मोशन का अपोज करते हैं, तो चूंकि वो मोशन का अपोज करते हैं इस कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो वो यही कह रहा है ड्यू टू एडी करंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के सामने, उसमें हमारे को ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। तो वो कह रहा है द कॉइल इनसाइड द रेजिस्टेंस बॉक्स आर मेड ऑफ डबल्ड वायर सो दैट द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज मिनिमाइज्ड। किसी भी कॉइल में ये जो कह रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर होता है वो डबल कॉइल करके लपेटा जाता है। डबल कॉइल करके लपेटा जाता है, तो वो कह रहा है डबल कॉइल करके इसलिए लपेटा जाता है जिससे सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को मिनिमाइज किया जा सके। एक्चुअली होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था तो इंड्यूस करंट पैदा होता था, यही तो होता था, है ना? तो वो इंड्यूस करंट क्या होता था? मेन करंट को इफेक्ट करता था। तो वो इफेक्ट ना करे इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर लगाते हैं वो डबल कॉइल करके लगाते हैं। वायर अगर मैंने डबल कॉइल करके लगा दिया, मान के चलो ये वायर मैंने ऐसे सिंगल की बजाय ऐसे डबल करके लगा दिया। डबल करना मतलब समझते हैं दुब्बर करके, राइट? तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा लाइक दिस। अब सपोज करिए इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से निकालूंगा तो अंदर की तरफ आएगी, और इस वाले करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वो बाहर की तरफ होगा। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब कोई चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। तो सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को ही मिनिमाइज करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में वायर डबल कॉइल करके लगाते हैं। तो दिस इज द ट्रू, पढ़ा भी आपने ये, राइट? तो दिस इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, अगला है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस। तो ये देखते हैं, याद करो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड का आप लोगों ने बेटा रिलेशन पढ़ा था, L बराबर μ0 n स्क्वायर A अपॉन L, राइट? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो मैं चाहूंगा तो एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, राइट? तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड डिपेंड ऑन द रेडियस, और ये कह रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस। तो फॉल्स हो गया।
क्लियर, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन ओमिक रेजिस्टेंस इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज 0 देन द ओमिक रेजिस्टेंस इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज 0। ओमिक रेजिस्टेंस 0 कह रहा है, कोई ऐसी सर्किट है जिसका ओमिक रेजिस्टेंस 0 है, अच्छी बात है। देन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसे वॉटलेस करंट कहते हैं। तो ये सही है या गलत है? तो भाई आंसर इज ट्रू। अब क्यों ट्रू उसको समझो। कह रहा है सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस 0 है, तो भैया R बराबर 0 लिख दिया आपने, है ना। और कह रहा है देन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसे वॉटलेस करंट बोलते हैं। वॉट काय की यूनिट है? काय की यूनिट है वॉट? हाँ, पावर की यूनिट है। वॉटलेस, वॉटलेस मतलब पावर कितनी हो गई? 0। यानी अगर किसी जगह एवरेज पावर 0 आ जाए तो इसका मतलब उसमें बहने वाला करंट वॉटलेस करंट है। तो भैया अपने बचपन में पढ़ा था एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट वी रमेश वी आर एम एस आई रमेश आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। याद आ रहा है सी? पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई का फॉर्मूला पढ़ा था पावर फैक्टर कॉस फाई। कॉस फाई बराबर राज आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। अब चूंकि आर 0 है, ये टर्म 0 है, तो 0 के बगल में कितने को बड़े सेंसा बने रहे। जीरो ने आज तक किसी की नहीं सुनी, सुना है ना आपने। तो 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी कहानी? 0। तो चूंकि यहाँ पर एवरेज पावर 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? सही कह रहा है ये। When ohmic resistance in an alternating circuit is 0, ohmic resistance is 0, then the current flowing in the circuit is called whattless current। तो whattless current क्यों बोल रहा हूं समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर एवरेज पावर 0 आ रही है। और वो सर्किट जिसमें एवरेज पावर 0 आती है तो उसमें बहने वाले करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? वॉटलेस करंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डेड बीट ड्यू टू एडी करंट। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बातों में बताया था कि भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डेड बीट ड्यू टू एडी करंट। तो ट्रू, एडी करंट की वजह से ही होता है। इसके लिए यूज क्या करते थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? याद आ रहा है? हाँ, क्या यूज करते थे बताओ एडी करंट पैदा करने के लिए? एल्यूमिनियम फ्रेम। एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज ही उसमें एडी करंट पैदा करने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से घूमती हुई कॉइल रुक जाए। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन सेल्फ इंडक्शन द इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द मेन करंट। भैया अभी 2-4 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसमें बता चुका हूं। सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट मेन करंट पे इफेक्ट करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट मेन करंट पे इफेक्ट नहीं करता है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? इन सेल्फ इंडक्शन द इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द मेन करंट। क्या हो जाएगा? हाँ, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे को कुछ एक मैचिंग दी गई है, आइए देखते हैं मैचिंग। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब भैया मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सॉल्व भी करूं, क्योंकि मुझे सब में इतना तो तमीज है कि नहीं है कि ये डायमेंशन, ये किसी डायमेंशन फॉर्मूला ही लिखा है, इतना तो समझ में आता है। एमएलटी में जो दिए होते हैं वो डायमेंशन फॉर्मूलाज ही होते हैं। तो कुल मिला के ये तो हमें बगैर देखे ही हमने इसके चिथड़े कर दिए। यस और नो? बोला भैया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है अ स्पार्क प्रोड्यूस्ड ऑन स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। बताया था मैंने आपको, जब भी आप किसी सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं, कोई भी बटन स्विच ऑफ करते हैं तो वहां हल्का सा एक चिंगारी सी नजर आती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो वो काय की वजह से होता है? सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से। ये क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पता हो, वैसे मैं समझा चुका हूं इसको काफी डिटेल में, फिर भी अगर आप जैसे देखना चाहें, मतलब किसी भी सर्किट को, जैसे ये कोई सर्किट है, समझिएगा थोड़ा सा। ये मैंने यहाँ पर ये की लगा दी, ठीक है। मान के चलिए अभी इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मेन करंट फ्लो हो रहा है, और मैंने मान लिया सपोज करिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब होता क्या है, जैसे ही आप अभी स्विच ऑन है, ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, यहाँ नाम का उल्टा होता है। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब मैं अगर इस की को ऐसे कर दूं, ओपन कर दिया,
तो अब करंट का बहना बंद हो जाएगा, तो ये करंट अब ये 5 एम्पियर का जो बह रहा है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, जीरो होने की कोशिश करेगा। अगर आप सर्किट को स्विच ऑफ करोगे तो ये क्या होगा, 5 4 3 2 1 0। अब ये करंट की वैल्यू कम हो रही है, करंट की वैल्यू कम होगी तो इंड्यूस करंट पैदा होगा, और इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। तो यह करंट की वैल्यू कम होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो गया, और पैदा होने के बाद मेन करंट कम होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसको क्या करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। तो सपोज करिए इंड्यूस करंट इसके अंदर पैदा हो गया 1 एम्पियर, मान के चलो, तो 5 एम्पियर भी ऐसे जा रहा है, 1 एम्पियर भी ऐसे जा रहा है, तो 6 एम्पियर हो गया। 6 एम्पियर हो गया यानी करंट का अमाउंट एकदम से बढ़ गया, करंट का अमाउंट बढ़ गया तो हमें स्पार्क नजर आया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? है तो स्पार्क प्रोड्यूस ऑन स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या की वजह से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। इसके बाद अगला आता है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो भैया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L। बोलो भैया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू 0, है ना, n स्क्वायर A अपॉन L। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अगर मैं इसमें L का मल्टीप्लाई कर दूं और L का डिवाइड करूंगा तो ये L इंटू L n स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भैया, डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आप गौर से देखिए, हमने पढ़ा था जब सोलेनॉइड पढ़ाया था, स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन L। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद आ रहा है? तो n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू 0 स्मॉल n स्क्वायर। बोलो क्यों लिखा है मैंने इसे ऐसा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन L। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद A एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई r स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये L। तो ये भी आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला सोलेनॉइड का। तो अब देखो ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो म्यू म्यू पाई पाई n स्क्वायर r स्क्वायर L, n स्क्वायर r स्क्वायर L। गॉट इट? क्लियर? तो यही आंसर हो जाएगा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये हमारा हो गया ये। इसके बाद यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स बनाने के लिए भी हम लोग एडी करंट का यूज करते हैं, पर चूंकि एडी करंट अब सिलेबस में रहा नहीं तो कोई सेंस नहीं है उसका। ऐसा ही यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, भैया सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट सेम होती है, हेनरी बता चुका हूं, हेनरी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, जो नहीं आए वो समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीवन, जय हिंद।